हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइबैक ब्लू। दिस इज़ अमित आनंद और आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का तीसरा एपिसोड। हालांकि पिछला जो 2 एपिसोड है वो थोड़ा छोटा है। आज हम लोग थोड़ा ठीक ठाक ड्यूरेशन का लगभग आधे घंटे का एक एपिसोड करेंगे हम लोग, ओके। और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा को इंट्रोड्यूस कर दिया था। एक छोटा सा जल्दी रिकैप कर लेते हैं हम लोग। आयोटा को इंट्रोड्यूस कर लिया था और आयोटा को हाइपोथेटिकली आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 ये हाइपोथेटिकली माना गया है, होता नहीं, ये माना गया है, ओके। हाइपोथेटिकल मतलब ज़बरदस्ती का लिया गया है। फिर देखा जाए तो हमने बताया था कि अगर आयोटा के लगातार 4 पावर को अगर क्या किया जाए, ऐड किया जाए तो उसका वैल्यू कितना बताया था हमने, 0। इसको जनरलाइज भी किया था हमने। आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n+1 प्लस आयोटा के पावर n+2 प्लस आयोटा के पावर n+3। 4 लगातार है, n+1 n+2 n+3, वैल्यू कितना आएगा, 0, ओके। ये सारी बातें हमने डिस्कस किए थे। फिर आयोटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवाया था और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। कमेंट करके आप हमको बता दीजिएगा क्वेश्चंस हुआ कि नहीं, तो फिर हम उसको अगले एपिसोड में आपको हम डिस्कस कर देंगे, ओके। सो ये सारी बातें आपको हमने बताया था, ओके। फिर हमने इसमें ये भी जिक्र किया था कि अगर जैसे मान लिया जाए कि अगर √-2 है और √-3 है तो ये √6 नहीं होगा। तो क्या होगा, इसको हमने बताया था √-2 को लिख सकते हैं कितना, √-1 × 2 और इसको लिख सकते हैं √-1 × 3 और इस तरह से लिख सकते हैं कितना, आयोटा स्क्वायर × 2 और इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर × 3 और यहाँ से हो जाएगा कितना, आयोटा स्क्वायर, यहाँ से भी एक आयोटा बाहर निकलेगा, यहाँ से भी एक आयोटा बाहर निकलेगा। अब इसको लिख सकते हैं √6। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 × √6 यानी ये है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे। ये सारी बातें हमने डिस्कस किया था, ओके। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। सारे बच्चों से मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि जैसे आप वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे, आप कॉपी कलम अपने पास रखें और बारीकी से एक एक पॉइंट को लिखते भी जाएं। और हमने बताया था कि नोट्स बनाने का सबसे बेहतर तरीका है कि जैसे कंसेप्ट लिखें, फिर एग्जाम्पल्स लगा लें, फिर बीच में 2, 3, 4 पेज छोड़ दें, ताकि आप कभी दूसरे टाइम अगर पढ़ें या क्वेश्चंस बनाते वक्त अगर आपके मन में कोई नया बात इन्वेंट हो जाए या नया बात आ जाए तो उस खाली जगह पे आप क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लर्निंग स्किल और धीरे धीरे बढ़ते रहेगी, ओके। सो इस बात का ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल Z से लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं दोस्त, कैपिटल Z से। और कैपिटल Z को एक्सप्रेस किया जाता है x + आयोटा/। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखने के लिए बहुत लोग a + आयोटा भी लिखते हैं, c + आयोटा डी भी लिखते हैं, लेकिन मेरा परसेप्शन है, हम शुरू से लिखते आ रहे हैं x + आयोटा/, ओके। जिसमें x को बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ z एंड y को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ओके। इसको शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, ओके। और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z यानी कि x हो गया हमारा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो कि हमारा y हो गया, ओके। जहाँ पे ध्यान रखा जाए कि ये दोनों जो नंबर है वो बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर। तो कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2 रियल नंबर के कॉम्बिनेशन से बना है। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2 रियल नंबर के किससे बना है दोस्त, कॉम्बिनेशन से बना है, ओके। जैसे अगर आप लिखते हैं z = 1 + आयोटा, तो इसमें आपका रियल पार्ट ऑफ z यानी कि x कितना है, 1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी कि y वो कितना है, वो भी 1 है। आयोटा के साथ नहीं कुछ तो 1 मल्टीप्लाई, ओके। क्लियर है ये। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, z से, और z को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, x + आयोटा/, जिसमें x को रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं और y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। लॉक किया जाए, कोई डाउट है? अब देखिए
ये जो हमारा फॉर्मेट है z बराबर एक्स प्लस आयोटा बाई, इसको हम फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, या फंडामेंटल फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको फंडामेंटल फॉर्म भी कहते हैं। आप लिख लीजिएगा इसको, फंडामेंटल फॉर्म भी कहते हैं इसको। बेसिक फॉर्म, यानी कहा जाए अगर आपसे कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक फॉर्म क्या है, फंडामेंटल फॉर्म क्या है, या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो एक्स प्लस आयोटा बाई दिस इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, या बेसिक फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, या फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द। फिर से रिकैप कर रहा हूँ या फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको कि जेड से लिखते हैं, और या ये कहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आयोटा बाई से एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें एक्स को रियल पार्ट ऑफ जेड यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, बाई को इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड यानी इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। यहाँ पे हम ये भी देखें कि एक्स और बाई दोनों क्या है? रियल नंबर, यानी ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो रियल नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके, और ये जो फॉर्मेट है, ये जो लिखावट है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या कहा जाता है? जैसे अब स्क्वायर सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है कि नहीं? उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस आयोटा बाई। लॉक किया जाए, चलिए आते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे आमतौर पर रियल नंबर में आप दो नंबर को कंपेयर कर लेते हैं, बड़ा छोटा, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर का कोई सेंस नहीं बनता है। जैसे रियल नंबर में आप कहते हैं कि 8 ग्रेटर देन 7 या 7 ग्रेटर देन 6, या और भी कोई दो नंबर को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लिया लेट अगर z1 बराबर 1 प्लस आयोटा है और z2 बराबर है 3 प्लस आयोटा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं 1 प्लस आयोटा ग्रेटर देन 3 प्लस आयोटा, हैविंग नो सेंस। यानी कि किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का बड़ा छोटा का उसका कोई सेंस नहीं बनता है। इसका हम थोड़ा सा एक रीजन देते हैं, थोड़ा सा वेट करिए, आगे के लेक्चर्स में या अभी थोड़े आगे के लेक्चर्स में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, या उनको कंपेयर कर नहीं सकते, या ये कहें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा छोटा का कोई मीनिंग नहीं, कोई सेंस क्यों नहीं निकलता। इसको हम बताते हैं, इसको थोड़ा वेट करिए, इसको हम बताते हैं। ओके, हमारे रियल नंबर के बीच में इनइक्वालिटी होल्ड करता है, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करता है, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं निकलती है। हम बताते हैं, इसका रीजन भी देते हैं। ओके, रुक जाइए। तो इस तरह से देख सकते हैं, है ना, कि Z1 ग्रेटर दैन Z2 या Z1 लेस दैन Z2 हैविंग नो सेंस, हैविंग नो सेंस। इसका हम लॉजिक भी देते हैं आपको। लॉजिक देने के लिए हमको एक चीज और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? सब ध्यान दीजिए, क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने देखा कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आयोटा बाई से लिखते हैं। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट को। जैसे एक्स प्लस आयोटा बाई किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स प्लस आयोटा बाई एक्स कॉमा बाई को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए जेड बराबर 1 प्लस आयोटा, तो ये कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा? 1 कॉमा 1 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे x 1 है और बाई भी कितना है? 1 है। उसी तरह से अगर जैसे देखा जाए कि जैसे मान लिया जाए कि 3 प्लस 0 इंटू आयोटा,
तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा? इसमें रियल पार्ट यानी x कितना है 3 और y कितना है, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से अगर z बराबर लिया जाए, जैसे सपोज करो -3 + 5 आयोटा, तो ये कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा आपको? ये -3, 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट अ पॉइंट। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर z बराबर x + आयोटा y है तो x, y को रिप्रेजेंट करेगा। 1 + आयोटा है तो 1, 1 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से ये कहाँ का पॉइंट है? ये कहाँ का पॉइंट है? ये इसमें x by 0 है, यानी ये रियल एक्सिस का पॉइंट है। बताते हैं रियल एक्सिस क्या होता है, ठीक है। उसी तरह ये कहाँ का पॉइंट है? ये x क्वाड्रेंट नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा दोस्त? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक पॉइंट को, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे तो रियल पार्ट हमारा x क्वाड्रेंट होगा और इमेजिनरी पार्ट हमारा जो होगा वो y क्वाड्रेंट होगा। ओके, इस तरह से एक ज्योमेट्रिकल सेंस निकाला गया है। होता नहीं है, ज्योमेट्रिकली एक सेंस निकाला गया, क्योंकि अगर ये ज्योमेट्रिकली सेंस नहीं निकाला जाता तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कभी पेपर पे या फिर हम कभी नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते थे। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाला गया, इसीलिए हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कार्टेशियन प्लेन में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कहाँ पढ़ते हैं? कार्टेशियन। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गंड प्लेन में पढ़ते हैं। आर्गंड जैसे आर्गंड के नाम पे है क्योंकि आर्गंड ने ही इसके स्पेसिफिकेशन किया था। जैसे कार्टेशियन प्लेन है वैसे ही आर्गंड प्लेन है। ओके, ये हम डिस्कस करते हैं आर्गंड प्लेन के बारे में। ओके, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी कंपेयर नहीं करते, और कंपेयर करते तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, उसका सेंस निकलता है। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कोई इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करता है, और करेगा भी तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा दोस्त? कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा हुआ है तो उसमें जो रियल पार्ट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। लॉक किया जाए, जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल भी दे चुके हैं आपको। ओके, जैसे आप एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि अगर लिखा हुआ है -3 - 4 आयोटा। ओके, तो ये बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट यानी रियल पार्ट यानी एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स यहाँ कितना है? -3, वाई कितना है? -4। ये बेसिकली एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, तो कहाँ पे होगा ये होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए बात को? अब हम आते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा छोटा का कोई मीनिंग क्यों नहीं निकलता। जैसे अगर मान लीजिए आपको कंपेयर करना है, ध्यान से सुनो इस बात को, ध्यान से देखें। जैसे अगर मान लिया एक लिखा हुआ है 3 + आयोटा ग्रेटर देन -आयोटा + 8, इस तरह से है, क्योंकि ज्योमेट्रिकली ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 3, और इसका वाई कितना है? 1, और ये ज्योमेट्रिकली किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 और कोमा कितना? -1। तो दोनों एक पॉइंट है, और हम कह नहीं सकते हैं कि कौन पॉइंट बड़ा है कौन पॉइंट छोटा है। ओके, क्योंकि हमको ये नहीं कहा है कि ऑरिजिन से बताओ, या ये नहीं कहा है कि ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, बस पॉइंट। तो दो पॉइंट बड़ा छोटा का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका कोई सेंस हैविंग नो सेंस। सो गॉट इट? इसको समझ लिया आप लोगों ने? तो इसको फिर से हम थोड़ा सा कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कोई इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करता है कि नहीं? अगर करेगा भी तो उसका मीनिंग नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स में बेसिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स में जो बेसिकली पॉइंट से रिप्रेजेंट करता है। तो कोई पॉइंट बड़ा छोटा इन बातों का कोई मतलब नहीं निकलता है। ओके, और अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी मैंने बताया कि ज्योमेट्रिकली निकाला गया है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, ये सब बातें लिखा हुआ है। लेकिन जैसे अभी हमने बताया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बड़ा छोटा का कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे या कभी बात हो या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक क्वेश्चन जैसे लेते हैं कि a + आयोटा b ग्रेटर देन c + आयोटा d, व्हेन इट्स पॉसिबल। When it's possible। अभी हमने बताया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा छोटा का कोई मतलब नहीं निकलता है सर, तो फिर इस क्वेश्चन का क्या मतलब निकलता है? ये पॉसिबल हो सकता है। ये पॉसिबल कब होगा? जब इसमें b भी 0 हो जाए। इट्स ओनली पॉसिबल पॉसिबल व्हेन
b बराबर 0 और उस सेम टाइम एंड d बराबर 0 हो जाए। अब यदि चूंकि आयोटा का हिस्सा हमने गायब कर दिया है तो बेसिकली क्या हो गया, रियल नंबर। अब दो रियल नंबर के बीच में अभी जैसे हमने बताया था कि दो रियल नंबर के बीच में ग्रेटर लेस देन का साइन हो सकता है। ओके, जैसे हो सकता है दो रियल नंबर के बीच में ग्रेटर लेस देन का साइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इनइक्वालिटी होल्ड कब करेगा, अगर कोई पूछता है। ऐसे तो अगर आयोटा है तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, जब यदि आयोटा को गायब कर दिया जाए तो फिर वो इनइक्वालिटी पॉसिबल होगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इनइक्वालिटी होल्ड कब करेगा, जब एक साथ हम आयोटा वाला टर्म को क्या कर दें, गायब कर दें, जिस तरह से यहाँ। तो इसको एक क्वेश्चन बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं क्वेश्चन कि इफ a प्लस आयोटा बी ग्रेटर देन c प्लस, इज इट ट्रू या व्हेन इट्स ट्रू, ऐसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो व्हेन इट्स ट्रू 4 ऑप्शन दे देंगे, a बराबर 0 c बराबर 0 तब होगा, या a बराबर 0 d बराबर 0 होगा तब होगा। c ऑप्शन दे सकते हैं b बराबर 0 c बराबर 0 तब होगा। d ऑप्शन दे सकते हैं b बराबर 0 और d बराबर 0 होगा तब। कौन ऑप्शन होगा, d ऑप्शन, क्योंकि d ऑप्शन में आयोटा का दोनों आयोटा वाला टर्म एक साथ गायब हो जा रहा है। ओके, तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल लेटर z से और z को x प्लस आयोटा बाई या a प्लस आयोटा बाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें x को रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं और बाई को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। और बेसिकली यह एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, x कॉमा बाई को। ओके, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इनइक्वालिटी का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन यदि इनइक्वालिटी होल्ड करता है तो उसमें सेम टाइम में दोनों तरफ के आयोटा वाला टर्म को क्या करना होगा, गायब कर देना होगा। ओके, अब आते हैं दोस्त, थोड़ी सी हम लोग और देखते हैं। जैसे अगर लिखा जाए x प्लस आयोटा बाई, अगर इफ x को 0 बना लिया जाए, x को 0 तो z कितना बच गया, आयोटा बाई। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट, क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में रियल पार्ट 0 हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, उसी तरह से अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे अभी हमने रियल पार्ट को 0 कर दिया, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम बाई को 0 कर दें, किसको 0 कर दें, बाई को, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दें, तो हमारा z कितना बचा है ना। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आयोटा के साथ जो नंबर है अगर वो 0 हो जाए तो हम फिर उस नंबर को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे इसको, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। लॉक किया जाए। यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपका रियल पार्ट 0 हो जाए तो उसको प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योर इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाए तो उसको प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। जैसे इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए अगर लिखा हुआ है 8 आयोटा मतलब, ठीक है, तो इसमें हमारा रियल पार्ट कितना है, हमारा रियल पार्ट ऑफ z कितना है, 0 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ओके, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी तरह से अगर लिखा हुआ है 8 तो लग तो रहा है रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्मेट दे सकते हैं। अगर रियल नंबर है तो उसमें आयोटा इंटू 0 तो लिखा जा ही सकता है कि नहीं। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, इसको हम कह सकते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। लॉक किया जाए। तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलेंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब उसमें आयोटा के साथ जो नंबर वो 0 हो जाए। और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हुआ कि उसमें जो रियल पार्ट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। लॉक किया जाए। इस तरह से देख लिया। अब देखिए एक बात आता है, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए या ऐसे आप सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए कि अगर हमारे रियल नंबर का फैमिली, रियल नंबर जिसको आप बचपन से पढ़ते आए हैं, और एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फैमिली, देखा जाए तो हमारा रियल नंबर का फैमिली बड़ा है या अगर सवाल हो कि रियल नंबर का फैमिली बड़ा है या कॉम्प्लेक्स नंबर का फैमिली बड़ा है, जवाब क्या होगा। आप लोग को लगता होगा अक्सर रियल नंबर का फैमिली बड़ा है, नहीं, रियल नंबर का फैमिली बड़ा नहीं होगा। क्यों, इसका समझिए रीजन। क्योंकि देखिए जो रियल नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। जैसे आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, अपने मन से कोई रियल नंबर है, जैसे आप -8 ले लीजिए, तो -8 को भी लिख सकते हैं आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया कि नहीं हो गया। तो कोई भी दुनिया का रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जबकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 - 6i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना कि रियल नंबर है।
कॉम्प्लेक्स नंबर है और दो रियल यानी दो रियल नंबर के कॉम्बिनेशन से बना है, बट इट्स नॉट रियल नंबर। ओके, तो हम जो देख रहे हैं जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर नहीं है। तो इस तरह से कौन लीड कर गया? कॉम्प्लेक्स नंबर का फैमिली मेंबर बड़ा हो गया। तो ये समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया का सबसे बड़ा सेट है नंबर का। बात समझ गए? जिनसे अभी बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो खासतौर पे भी बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रखते हैं, उनको मैं बता दूं कि सबसे बड़ा सेट किसका है, सबसे बड़ा फैमिली मेंबर किसका है, सबसे बड़ा खानदान किसका है नंबर का? कॉम्प्लेक्स नंबर का। यानी कह सकते हैं कि अगर रियल नंबर के खानदान और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के खानदान से अगर कंपेयर करें तो हमारा सबसे बड़ा परिवार किसका होगा? नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्यों? क्योंकि जो हमारा रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, जैसे अगर कोई रियल नंबर ले लीजिए आप, जैसे ले लीजिए -10, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 × आयोटा। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है, x + आयोटा y। यहाँ बाई कितना है? 0 है। ओके, तो इस तरह से हम क्या कंक्लूड किए कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फैमिली मेंबर है वो बड़ा है किससे? रियल नंबर के फैमिली मेंबर से। लॉक किया जाए दोस्त? ओके, सो इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फैमिली मेंबर रियल नंबर के फैमिली मेंबर से क्या है? बड़ा है। कभी भी क्वेश्चन आए कि अगर आपको कंपेयर करना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से और रियल नंबर के सेट से, तो कौन बड़ा होगा? क्योंकि जो हमारा रियल नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कह सकते हैं कि रियल नंबर भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रियल नंबर नहीं है। तो हमारा सेट कौन बढ़ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, तो इस तरह से आप जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर के सेट को लिखते हैं n से, और इसको हम लोग लिखते हैं कैसे? इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से जाता है। उसी तरह से होल नंबर का लिखते हैं, होल नंबर कैसे लिखते हैं? 0 1 2 3, और इस तरह से जाता है। और उसी तरह से आप लिखते हैं इंटीजर को, चूंकि आई से भी लिखते हैं और जेड से लिखते हैं। जेड से नहीं लिख सकते क्योंकि जेड को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आई लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4, इस तरह से ये जाता है। ओके, उसी तरह से आप रेशनल नंबर का सेट लिखते हैं, रेशनल नंबर का सेट इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और उसी तरह से रियल नंबर का भी सेट लिखते हैं आप, और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को सी से, दिस इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को कैसे लिखते हैं दोस्त? सी से। ओके, तो इसको अगर देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा जो है वो कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। उसके बाद कौन है? रियल नंबर का सेट। उसके बाद रियल नंबर का सेट, और देखा जाए तो उसके बाद हमारा सेट है किसका? उसके बाद हमारा है किसका होगा? उसके बाद हमारा रेशनल नंबर का, क्योंकि रेशनल नंबर का इंटीजर के सेट से ज़्यादा बड़ा है कौन? रेशनल नंबर, क्योंकि हमारा इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है, लेकिन आप जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर होगा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हमारा क्या होगा? उसके बाद हमारा इंटीजर्स होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा? होल नंबर होगा, उसके बाद क्या होगा? हमारा नेचुरल नंबर। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसको सेट के थ्रू लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ, नेचुरल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ किसका? लिख सकते हैं किसका? W का। W इज प्रॉपर सबसेट ऑफ I, एंड I इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, एंड Q इज प्रॉपर सबसेट ऑफ R, एंड R इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C। इस तरह से आप लिख सकते हैं सेट के माध्यम से, ठीक है। आप लोग के मन में होगा सर आपने इरेशनल नंबर का जिक्र क्यों किया? क्योंकि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या इरेशनल नंबर या इंटीजर में कोई वैसा कुछ कनेक्शन है, इसलिए हमने इसको हटा दिया है, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। हालांकि हम सेट को 1-2 दिन के बाद हम सेट का भी एपिसोड हम शूट करेंगे, बहुत जल्दी हम सेट का भी हम एपिसोड को शूट करेंगे, सो डोंट वरी। अभी अगर ये बात आप समझ सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं समझ सकते हैं तो भी ठीक है। जब हम सेट पढ़ाएंगे तो ये सबसेट, ये सब जो भी है वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। लॉक किया जाए। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा सेट किसका था? सबसे बड़ा जो सेट था वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके बाद किसका था? उसके बाद हमारा रियल नंबर का था, उसके बाद किसका था? उसके बाद हमारा रेशनल नंबर का था, उसके बाद हमारा किसका था? इंटीजर का सेट था, उसके बाद हमारा किसका था? होल नंबर का सेट था, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा सेट किसका था? नेचुरल नंबर का। ओके, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ
W इज प्रॉपर सबसेट ऑफ I इज प्रॉपर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स ये C क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लॉक किया जाए। और इसमें बहुत टेंशन की बात नहीं है, सेट का हम बताए हैं आपको कि 1-2 दिन के बाद हम वीडियो शूट करेंगे, वो सारे बच्चों के काम आएगा, चाहे वो 12th का बच्चा हो, चाहे वो टारगेट का बच्चा हो, या अभी जस्ट वो 10th पास करके आया है बच्चा, उनके लिए भी काम आएगा। ठीक है, 1-2 दिन के बाद हम बेसिक से वीडियो शूट करना स्टार्ट करेंगे। उसमें सारे बच्चे, जो 12th में हमारा बच्चा है, ट्राइबे का जो 12th का बच्चा है, वो पूरा रिवाइज कर लेगा, और जो नए बच्चे अगर उनको देखना चाहेंगे तो उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। इस तरह से हम सेट के रूप में भी इसको कंपेयर कर लिए, तो हम फाइनली क्या देखें कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फैमिली मेंबर है बाकी सारे नंबर के फैमिली मेंबर से सबसे बड़ा है, उसके बाद रियल नंबर, उसके बाद रेशनल नंबर, और उसके बाद हमारा इंटीजर्स, उसके बाद हमारा होल नंबर, उसके बाद हमारा नेचुरल नंबर। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा जाता है। ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जैसे कि मैं बताया कि सेट को हम 1-2 दिन के बाद शूट करेंगे, वहाँ समझ लीजिएगा। तो अगर ये समझ में आता है तो भी ठीक है, नहीं समझ में आता है तो भी आपको टेंशन नहीं करनी। सेट में लिखते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को C बराबर x प्लस आयोटा बाई, जहाँ पे लिखते हैं x कॉमा बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड I स्क्वायर इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 या आयोटा बराबर √-1। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कहा जाता है। इस रिप्रेजेंटेशन को सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, आपको समझना नहीं है, बस समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखते हैं, इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है हमको। देखिए, आगे चल के हम देखेंगे, आगे के एपिसोड में देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को 2-3-4 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर को। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो x प्लस आयोटा बाई, या उसी को बेसिक फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, है कि नहीं, जिसमें x को रियल पार्ट और जो आयोटा के साथ बाई है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा बाई किसको रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट को, x को बाई को। जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3-4 आयोटा, तो वो ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा? 3-4 को। 3-4 यानी कि x पॉजिटिव बाई निगेटिव, यानी 4th क्वाड्रेंट के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉक किया जाए इस बात को दोस्त, पक्का है ना? इस तरह से हमने चीजें देखा। अब हम लोग देखते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या देखते हैं? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड से क्या समझते हैं, या कभी कभी बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और मैग्नीट्यूड ऑफ, अभी हम मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको फिर बहुत डिटेल से पढ़ेंगे आगे के एपिसोड में। ये जान रहे हैं ताकि हम सारे टॉपिक को धीरे धीरे मिक्स करते जाएं, थोड़ा थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते जाएं। तो अभी इसके बाद हम लोग आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, फिर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत डिटेल लेकर जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं ताकि हम चीज़ों को धीरे धीरे कंबाइन करते करते कॉम्प्लेक्स नंबर को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया जाए। ओके, और ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, या मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड भी लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं। इसको जानने से पहले ये जानते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन्ड प्लेन में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? आर्गन्ड प्लेन में। जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन है वैसे यहाँ आर्गन्ड प्लेन है। जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस होता है, यहाँ एक्स एक्सिस रिप्लेस हो गया है रियल एक्सिस से, और कार्टेशियन में हमारा होता है बाई एक्सिस, और यहाँ बाई एक्सिस रिप्लेस हो गया है इमेजिनरी एक्सिस के नाम से। ओके, तो आर्गन्ड प्लेन में जैसे हमारा कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, वैसे यहाँ भी है, बस नाम रिप्लेस हो गया। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं क्या? इमेजिनरी एक्सिस। ओके दोस्त, इसको क्या बोलते हैं? आर्गन्ड प्लेन, या इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन, या कभी कभी इसको गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं।
या आर्गन डायग्राम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इस तरह से काफ़ी ज़्यादा नाम है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर नाम है वो आर्गन प्लेन ही लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आप इस तरह से भी नेमिंग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट में हम कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस होता है, बाई एक्सिस, यानी दो परपेंडिकुलर लाइंस होता है, जिसमें एक को एक्स एक्सिस दूसरे को क्या बाई एक्सिस। ठीक यहाँ पे भी दो परपेंडिकुलर लाइंस है, जिसमें रियल एक्स एक्सिस का नाम रियल एक्सिस रख दिया गया है और बाई एक्सिस का नाम जो है इमेजिनरी एक्सिस रख दिया गया है। और ये जो प्लेन है हमारा, इसको हम आर्गन प्लेन बोलते हैं, या कम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, या गॉसियन प्लेन बोलते हैं, ओके, या इसको हम आर्गन डायग्राम भी कहते हैं। ओके दोस्त, सो हमको हमारा मोटिव क्या था, हम क्या सीखना चाह रहे थे? मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर या मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर या मॉड ऑफ जेड, इनका मतलब समझते हैं। जैसे लेट कर दिया जाए जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा बाई। जैसा कि हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट को। तो ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा दोस्त? एक्स कॉमा बाई को, यानी एक्स प्लस आयोटा बाई कौन सा पॉइंट? एक्स कॉमा बाई को। हम क्या करते हैं, इसको आर्गन प्लेन में रफली इसको प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं? आर्गन प्लेन में इसको हम रफली प्लॉट करते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कॉमा बाई, और इसको इक्विवेलेंट किसको क्या लिखेंगे हम? मतलब ये दोनों बराबर ही है ना। एक्स कॉमा बाई को हम एक्स प्लस आयोटा बाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या एक्स प्लस आयोटा बाई है तो उसको एक्स कॉमा बाई लिख सकते हैं, ओके। मतलब दीज टू आर इक्विवेलेंट, ओके। अगर हम कहते हैं कि मॉड ऑफ जेड निकालो, क्या निकालो? मॉड ऑफ जेड। इसका मतलब होता है कि जेड जिस पॉइंट को, मॉड ऑफ जेड का मतलब क्या हुआ? जेड जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स कॉमा बाई को। मॉड ऑफ जेड का मतलब क्या हुआ? मॉड ऑफ जेड का मतलब हुआ जेड जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट से ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस। तो ऑरिजिन का जो पॉइंट है उसका वो पॉइंट क्या लेते हैं हम लोग आइडियली? 0,0, और हम पी पॉइंट क्या लिए हैं? एक्स कॉमा बाई। तो मॉड ऑफ जेड का मतलब हो गया ओपी, ओ से पी के बीच का डिस्टेंस। कैसे निकालते हैं? दो पॉइंट के बीच का कैसा डिस्टेंस निकालते हैं? निकालेंगे दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, और दोनों पॉइंट के बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी बाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। इस तरह से कितना आ गया ये? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ओके। और जिसको आप आर भी कह सकते हैं या मॉड ऑफ जेड भी कह सकते हैं। समझिए क्या सीखना चाह रहे थे? मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। क्या सीखना चाह रहे थे? मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। क्या सीखना चाहते हैं? मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड, उससे पहले हमने बताया कि कम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करते हैं किसमें? कम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करते हैं जिसमें एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस से रिप्लेस किया गया है, बाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस से रिप्लेस किया गया है, और कम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन में प्लेन, जैसे हम कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन में पढ़ते हैं वैसे ही आर्गन प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन या आर्गन डायग्राम, ओके। और किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालने का मतलब या किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब हुआ कि कम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस लॉक किया जाए। तो हमारा कम्प्लेक्स नंबर किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था दोस्त? एक्स कॉमा बाई। तो एक्स कॉमा बाई से ओरिजिन यानी 0,0 के बीच का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड ओपी एंड दिस इज कॉल्ड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। इसको आर से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से लॉक किया जाए। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड से मतलब समझ में आएगा कि कम्प्लेक्स नंबर जिस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस लॉक किया जाए। तो मॉड ऑफ जेड का मतलब समझा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो मॉडुलस ऑफ जेड है बस इतना ही नहीं है, इसमें काफ़ी डिटेल्स है। हम स्लाइटली इसको इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि हम चीज़ों को रिलेट कर सकें, और एक समय आएगा आगे के कुछ एपिसोड में पढ़ेंगे सिर्फ मॉड से रिलेटेड जितनी बातें हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, इसमें ढेर सारी बातें सीखेंगे और फिर हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके। सो अभी स्लाइट इंट्रोडक्शन ऑफ मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड का मतलब क्लियर हो गया? या फिर से बताऊं, मॉड ऑफ जेड का मतलब जेड जिस पॉइंट को, तो जेड किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स कॉमा बाई। तो एक्स कॉमा बाई से लेके 0,0 के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? मॉड ऑफ जेड। सारे स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सब लोग जितनी भी बात मैंने बहुत शिद्दत से करने की कोशिश कर रहा हूँ, सब लोग पेन कॉपी और मैं फिर